अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। उन्नत तकनीक से करें सब्जियों की स्वस्थ नर्सरी तैयार। गेहूं का बीजोत्पादन करके कमाएं अच्छा मुनाफा। हमारे देश में सब्जियों की खेती साल भर की जाती है और इन सब्जियों को लगाने के लिए किसानों को नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, लेकिन किसान सब्जियों की नर्सरी सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जिससे इनको स्वस्थ पौध नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी सब्जियों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कालाडेरा के सहायक कृषि अधिकारी JS नथावत। इस जायद ऋतु के लिए जो है वो अपन जो विशेष तौर से जो सब्जियों वाली जो फसलें हैं उनकी नर्सरी जो तैयार करते हैं, जो अभी तैयार होगी, इसके लिए अपन विशेष तौर से जो अपने जो खेतों में जो करीब करीब मकान बने हुए हैं उनके जो दक्षिण साइड की जो ज़मीन है, जो खेत है, उसमें नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने से पहले अपन जहाँ भी जो नर्सरी के लिए उपयुक्त ज़मीन है उसको खेत से थोड़ा सा ऊपर कर लें। दूसरी बात, इसकी जो साइज है, क्यारी की साइज वो करीब करीब 3 मीटर मतलब 1 गज के करीबन रखते हैं, जिससे क्या है कि दोनों तरफ जो है वो बैठने की जगह रहे और पौध को उखाड़ने के लिए जो है वो भी जगह बनी रहे। और ऊपर करने के बाद उसमें जो है अच्छे से जो है खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें। खाद और उर्वरकों का प्रयोग सब्जियों की नर्सरी हेतु 3 मीटर लंबी क्यारी के लिए 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद नर्सरी की जमीन तैयार करते समय मिला दी जाती है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व के रूप में 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम DAP और 120 ग्राम MOP प्रति क्यारी की दर से मिलाकर पौधशाला तैयार करते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने में एक सबसे बड़ा पहलू है प्रजातियों का चुनाव। वैसे तो आजकल कई किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चयन करें, जो इस प्रकार है। मिर्च की उन्नत किस्मों में मथानिया लौंग, पूसा ललकार, पूसा सदाबहार, पंत मिर्च 1-2 किस्में हैं। बैगन की उन्नत किस्मों में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा श्यामला किस्में हैं। और टमाटर की उन्नत किस्मों में पूसा संकर 1-2-4, पूसा 120, पूसा शीतल किस्में हैं, जिनका चयन करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीज दर की। तो मिर्च की खेती के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज, टमाटर और बैगन की खेती के लिए 400 से लेकर 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं। कि अपन जो है ना फंजीसाइड से जरूर उपचारित करें, जिससे क्या है किसी भी तरह के रोग नहीं आए। तो इससे जमीन के मतलब खेत को जो ऊपर करने के बाद उसमें जो है बीज जो है वो डालते हैं, और बीज जो है ना गहराई में नहीं डालना है। ऊपर से बीज फैलाने के बाद ऊपर जो है वो एक मिट्टी की लेयर करके उसमें ज़्यादा से पानी देना है। और पौध में जो सघनता कम रखी जाती है, अगर सघनता होगी तो पौधा जो है वो स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही झुंड में एक ही जगह ज़्यादा पौधे रह जाए और बीज की क्यारी खाली रह जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो अपन सामान्य तौर से जैसे अपन पौध को जो है ना एक तरह से समानांतर आधार पे रखें। साथ ही साथ अपन जो है ना 40 मेज की एक लाइलॉन की जाली वो रखें। उस लाइलॉन की जाली से जो है ना उसको ढक दें, जिससे क्या है कि जो अपने वाइट फ्लाई वगैरह या कीट रोग पतंगे वगैरह जो भी है जो उसमें अपने जो पौध जो तैयार हो रही है उसको खराब नहीं करें, और किसी भी तरह का कोई वायरस वगैरह उस पौध पे नहीं आए। किसान भाइयों, सब्जी की नर्सरी में अक्सर डंपिंग ऑफ रोग अधिक देखने को मिलता है, जिस कारण पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप कार्बेनोडाजिम दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौधों की कठोरीकरण की। तो जब पौधे थोड़ी बड़े हो जाएं, तब उसे अधिक धूप और कम पानी देना चाहिए। रोपाई के 1 सप्ताह पहले पौधों की अच्छी तरह से उन्हें धूप भी मिलना चाहिए, और 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए, या पौधे उखाड़ने के लिए 2 से 3 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ये क्रिया करने से पौधे कठोर हो जाते हैं और उनमें रोपण के समय झटकों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। सामान्यतः 4 से लेकर 6 सप्ताह के पौधे जब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 से 6 पत्तियों वाली अवस्था पर हो जाते हैं, तब इन्हें रोपण के लिए सही समझा जाता है। तो इस हिसाब से अपन जो है वो पौध को तैयार करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। भारत में धान के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है
और किसान भाई गुणवत्ता युक्त गेहूं का बीजोत्पादन करके अधिक मुनाफा ले सकते हैं। गुणवत्ता बीज का उत्पादन और उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसान भाइयों आप भी गेहूं का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो बीजोत्पादन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। और जो भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय सावधानी का समय है। खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब फसल, तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है, जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है, तो उसको आप तुरंत नीचे से ज़मीन से उखाड़ करके आप उसको खेत से अलग करें, पहला काम। दूसरा, खरपतवार मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। दाने की भराई होगी तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता, और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, या कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित है सिंचाई देना ही चाहिए। बालियाँ निकलते समय आप ज़रूर बचाएं, क्योंकि निकलने के बाद फिर पानी दें। उस समय नमी हमें ज़रूर खेत में बना के रखना चाहिए। अब क्योंकि खेत में घुस भी नहीं पाते हैं किसान भाई उस तरह का, तो थोड़ा सा पोषक तत्व में ध्यान रखने की, कहीं ऐसा लगता है कि हम समय से नहीं दे पाए हैं, यूरिया नहीं दे पाए हैं, कि और पहले से कुछ चीज़ें नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज जो कहलाता है NPK का, अब विशेष रूप से क्योंकि अभियान की तो ज़रूरत नहीं है, उसमें P और K की ज़रूरत पड़ती है। 05234 आता है, उसको आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें, तो एक तो दाना जो बनेगा वो मजबूत बनेगा, दाने का अनुपात भूसा की अपेक्षा बढ़ जाएगा, उससे हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। कि कभी कभी बालियाँ निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं कंडवा भी देखने को किसानों की द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चूर्ण का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे, तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है
वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं, उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इनका निदान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। थनैला रोग जो मैक्सिमम बहुतायत में देखा जाता है कि बाहर से जो कीटाणु हैं वो थन के द्वारा प्रवेश करते हैं, छिद्र के द्वारा प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वो थन में जाते हैं। उसमें जाकर दूध एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है किसी भी कीटाणु को बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर उस वहाँ के जो उत्तक हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको एल्वोलाई हैं, उनको वो डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से बहुत बार में देखा गया है कि खून भी आना लगता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जनरली जो है वो छेनी के जो छिद्र होते हैं उसी से कीटाणु और बैक्टीरिया जो है वो उसी में बढ़ता है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग है। खासकर गाय और भैंसों में बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह दुधारू पशुओं के आयन का एक बहुत ही घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इसका निदान नहीं किया जाता है तो यह
पशु के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। यह रोग अयन से संबंधित है, इसलिए केवल यह रोग मादा पशुओं को ही होता है। तो मैं प्रमुख में 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि वो, और सबसे प्रमुख होता है कि उसमें चोट लगने के कारण, जैसे गाय जब बैठती है थन और छेनी जो है वो फर्श के साथ या ज़मीन के साथ संपर्क में रहता है, और दूसरा उसके ऊपर जब भी बैठती है तो उसके ऊपर एक पैर रहता है, तो उस पैर का भार से और कड़े सरफेस करके से वो जो छेनी है और छेनी का छिद्र है उसमें वो डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी आ जाती है, और वो वहाँ से एक बैक्टीरिया को उसमें अंदर जाने का एक क्षमता आ जाती है। ज़मीन के फर्श से या मिट्टी से संपर्क में आने में वहाँ से बैक्टीरिया कीटाणु है वो थन में चले जाते हैं और वहाँ वो अपना काम शुरू करते हैं और दूध में के जो थन है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो थनैला रोग हो जाता है। लेकिन अगर थनैला रोग हो जाता है तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस थनैला रोग से है। एक तो दूध का उसमें हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और तीसरा है कि अगर थन खराब हो गया तो दूध का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम देख लें, मिला लें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस पूरे विश्व में ये थनैला रोग से है। इस रोग में बाहरी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसकी पहचान के लिए दूध को प्रयोगशाला में जांच करवा कर ही पता लगाया जा सकता है। रोग के लक्षणों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि थनों में सूजन आना, पानी जैसा दूध आना अथवा दूध में छीछड़े आना, दूध का स्वाद नमकीन या बेस्वाद होना इत्यादि। इसके साथ ही पशुपालकों को इसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हम लोग अगर ध्यान देना शुरू करें तो हम लोग थनैला रोग को बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक रबड़ का मैट आता है और उसमें हम अगर रखें तो गाय को रखेंगे तो उसमें अगर वो बैठती भी है तो उसका थन और उसका छेनी को चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है। दूसरा होता है कि साफ सफाई जो होता है, थन को धोना, पोटासियम परमैंगनेट एक दवा मिलती है, वो उसका घोल से दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के बाद पूरा थन को उस पानी से धो देना होता है। एक चीज़ मैं बताया कि वो छिद्र है, जो छेनी का छिद्र है, वो हमेशा आधे घंटे तक खुला रहता है, तो उस समय कोशिश करनी चाहिए कि गाय है वो नहीं बैठे ज़मीन में, तो उस समय ही उसको खाना देने की कोशिश करनी चाहिए। दूध दूहते समय आप हमें दाना और दर्रा दे सकते हैं, और जो उसका जो पुआल और या हरा चारा है दूध दूहने के बाद उसको देने से वो आधे घंटे तक खड़ा रह सकती है। और जो दूध दूहने वाले होते हैं, जो दूध दूहेंगे, कीटाणु अंदर चले जाते हैं, तो उनके भी हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है दूध दूहने से पहले। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है 20 LM जिला श्री गंगानगर के कृषक सुखवीर सिंह ने। ये नींबू के बाग में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गमोसिस यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। डायबेक रोग। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई, गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोग ग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088
92-163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।